हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है और आपको अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या क्या रिवाइज करें, क्या क्या छोड़ें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट 2 ईयर का जो आपका एनालिसिस है वो क्या है। केमिस्ट्री का पेपर जो हुआ था 2021 में, 2022 में, क्या रुझान थे बच्चों के उस समय के, है ना। और ये चीजें क्या है, सब्जेक्टिव है। अब कोई बोल सकता है कि नहीं सर हमको तो इजी पेपर लगा था, कोई बोल सकता है कि मॉडरेट लगा था, लेकिन मेजरली जिन बच्चों को लगा था तो वो मैं बता रहा हूं। 2022 का अगर पेपर देखा जाए तो पेपर 1 इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में है ना। बच्चों से उस समय जब बात हुई थी हमारी और पेपर का लेवल देखकर जो समझ में आया वो ये है कि इजी टू मॉडरेट की रेंज में गया था पेपर 1, है ना। और पेपर 2 है वो मॉडरेट से टफ की तरफ गया था। ये 2022 का एनालिसिस कहता है। और 2021 में मॉडरेट से टफ गया था पेपर 1 और पेपर 2 इजी टू मॉडरेट। यानी कि आप जरा ध्यान से देखें तो दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर जो है वो इजी और मॉडरेट के बीच रहने वाला होता है और कोई दूसरा पेपर है वो मॉडरेट से टफ के बीच रहने वाला होता है। और दोनों ही पेपर जो होते हैं ना वो ऐसे हैं कि भाई आपको अटेम्प्ट तो करना ही है सवाल, लेकिन वो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। कि भाई पेपर 1 में किस किस टाइप के सवाल आप चुनाव करो, पेपर 2 में किस टाइप के सवाल चुनाव करो, है ना। और अगर एक इजी है दूसरा सा थोड़ा सा टफ है, अगर मैं ओवरऑल रखूं, अगर मैं इन चारों पेपर का एनालिसिस बोलूं तो केमिस्ट्री मॉडरेट आएगी, ना इजी आएगी ना टफ आएगी। ये जो टफ वर्ड यूज किया गया यहां पर वो उन सवालों के लिए किया गया जिसमें टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सारे के सारे सवाल टाइम लेते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, अब तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह भी दे दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाए होंगे ना आपने। तो कई सवाल तो आपसे बड़ी जल्दी बन जाते हैं, कई सवालों में आपको सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई टफ उनके लिए टफ है जो वो 2 से 3 सवाल या 4 सवाल जो होते हैं वो अगर आप पकड़ लो तो बोलने लगो कि भाई पेपर टफ था। तो अगर उन 4 सवालों के पीछे पड़े रहेंगे तो बाकी के जो रिमेनिंग सवाल हैं जो इजी से मॉडरेट की रेंज में थे वो तो कर लेते। अगर वो कर लेते तो बहुत बढ़िया रैंक आपकी आ जाती, क्योंकि 100% कट ऑफ थोड़ी जाता है, ये तो आपको ही पता है। तो हमें ये सोचना है, हमें ये दिमाग में बिठाना है कि पेपर हमारा जैसा भी जाएगा वो सबका भी वैसा ही जाएगा। हमारा जैसा पेपर जा रहा है सब लोगों का भी उसी टाइप से जा रहा है। अब आप ये मत सोचना कि मान लो कोई सवाल आपसे बीच में नहीं बना तो आप घबराने लगे, हड़बड़ाने लगे। उस चक्कर में जो आगे का आसान सवाल आपका इंतजार कर रहा है आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, या आपने उस सवाल को पढ़ा और उसको जल्दीबाजी में गलत कर दिया क्योंकि आप हड़बड़ाहट में थे बहुत। तो बहुत ही काम कंपोज होकर पेपर देना है और यह सोचना है कि मुझसे जितने सवाल बन रहे हैं उतने ही बाकी लोगों से भी लगभग आसपास बन रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं हो रहा होगा कि यार मान लो तुमसे लगातार 3 सवाल नहीं बने, मान लो तुम्हारे साथ ये सिचुएशन आ गई कि तुमसे लगातार 3 सवाल नहीं बने, कोई टेंशन मत लो। हो सकता है कि वो सवाल टफ हो, वो टफ वाले सवाल की कैटेगरी में आते हैं। हमें फोकस किस पे करना है, इजी से मॉडरेट वाले पे फोकस करना है। उन सवालों को अगर तुम बना ले गए ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वही बात हम कर रहे हैं यहां पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो 2021 और 22 के पेपर को देखते हुए कुछ टॉप चैप्टर्स जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं सवाल जिनसे बार बार, वो ये चैप्टर्स हैं, है ना, वो ये चैप्टर्स हैं। आप एक बार देख लेना, है ना। तो इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन चैप्टर को आपको, क्योंकि आप अभी तक आप लोगों ने तैयारी करी रखी होगी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या रिवाइज करें। तो रिवाइज तो करना पूरा ही होता है भाई, रिवीजन तो आप पूरा ही करोगे, लेकिन किन पर ज्यादा फोकस करोगे, किन की रिएक्शंस बार बार रिवाइज करोगे वो ये है, या किसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना। इलेक्ट्रो हो गया, थर्मो हो गया, इनको छोड़ के नहीं जाना। तो ये जो सवाल इससे आते हैं ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप बना ले जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर फोकस करो, उसके आपके नोट्स होंगे, जहां से भी आपने पढ़ा हो आप नोट्स पढ़ो। जो जो क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं टीचर्स ने वो देखो, क्योंकि उन्हीं से ही आसपास मिलते जुलते सवाल मिलते हैं। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस आती हैं। सॉल्ट एनालिसिस एक अलग पार्ट है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। लेकिन जहां तक मैं ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। एक आध सवाल ही ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन अगर आईओसी के ज्यादातर सवाल दिखेंगे तो वो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल दिखेंगे आपको। ऑर्गेनिक में रिएक्शन में नेम रिएक्शन जैसे सवाल दिखेंगे, और नेम रिएक्शन कोई एडिशनल आपको कोई भंडारे वाली रिएक्शन नहीं करनी कि 100 रिएक्शन पढ़ दी आपने, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी की 30 से 32 रिएक्शन है, बस उनको डिटेल में पढ़ना है। जैसे एल्डोल, तो एल्डोल के क्या क्या केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉस एल्डोल हो गया, आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया, ये पढ़ लो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का डिटेल पढ़ लो। तो ये मैं बता रहा हूं, ये जो रिएक्शंस है ना एनसीईआरटी बेस्ड बोला है मैंने, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब एनसीईआरटी से नाम उठाओ, कौन कौन सी रिएक्शन है, जहां भी आपने पढ़ा है सब लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ो उन रिएक्शंस को, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो आप।
तो आप डिटेल में उन रिएक्शन को करके जाओ, विद मैकेनिज्म, विद इंटरमीडिएट, विद अटैकिंग रिएजेंट, ये सारा का सारा, और डिफरेंट टाइप के केसेस। तो ये आपको करना है। अगर आपने इतना कर लिया, काम हो जाएगा भाई। और आजकल सवाल कैसे आने लगे हैं, ऑर्गेनिक में फिजिकल लगा देते हैं, केरियस मेथड में बताओ परसेंटेज ब्रोमीन कितना है। तो इस टाइप के सवालों के लिए आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक में फिजिकल लगाने का मतलब है कि आसान वाली फिजिकल, कोई बहुत ज्यादा डीप थॉट नहीं लगाना वहां पर। कंपाउंड दिया, परसेंटेज ब्रोमीन निकालना है, वो तो आप निकाल ही लोगे। तो बस फॉर्मूले पता होंगे तो आप काम कर ले जाओगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, ठीक है। अब जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपको 3 सेगमेंट में डिवाइड करना, जिसको 3 सेगमेंट रूल हम बोल रहे हैं, बच्चों को मैं बताता रहता हूं ये। आप जब कोई भी पेपर उठाओ दुनिया का, आपको वहां पे 3 टाइप की चीजें दिखती हैं। पहले वो सवाल होते हैं जो आपसे देखते ही बन जाएंगे। तो कैटेगरी ए में मैं रख रहा हूं कौन से सवाल, जो आपसे देखकर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखकर बनने का मतलब क्या है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं, यूजुअली केमिस्ट्री में ज्यादातर ऐसा दिखता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है सीधे आंसर लगा सकते हो आप, ऐसा भी होता है। या थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कोई ऐसा नहीं होता कि 10 पेज का सॉल्यूशन है। आप पिछले साल के कोई भी सवाल उठा के देख लो जेईई एडवांस के, पूरा का पूरा पेज नहीं भरेगा और आंसर आ जाएगा। यानी कि वो जो सवाल दिया गया है वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए दिया गया है। वो आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन भारी भरकम नहीं दे रहे हैं कि करते रहो सॉल्व 2-2, 3-3 पेज में, ऐसा नहीं है। आधे से 1 पेज के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर सवाल आधे पेज में सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के ही क्यों ना हो, है ना। तो जो आपसे देखकर हो जाएंगे, छोटा मोटा कोई फॉर्मूला होगा वो लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाले क्या है, देखकर डाउट होगा दिमाग में, देखकर डाउट होगा कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। ये आपके दिमाग में आएगा कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। लेकिन थोड़ा बहुत एनालाइज करके आप वो सवाल को क्रैक कर सकते हो। थोड़ा बहुत एनालाइज करके आप वो सवाल क्रैक कर सकते हो। मतलब ए वाले सेगमेंट के सवाल आपके पास ऐसे रहेंगे जो आपको देखोगे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ए वाले सवालों में मुस्कुराहट आ जाती है, अरे यार ये तो देख रखा है। बी वाले सवाल वो हैं देखा तो है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में लड़ाई चल रही होगी कि यार इसको कैसे करूं मैं सवाल को, या आपको अप्रोच थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। मतलब थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ये वो सवाल होते हैं। तीसरे टाइप के हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी कि यार इसमें करना क्या है। और हवा नहीं लगेगी वाले सवाल ज्यादा नहीं होते हैं। मान लो अगर 20 सवाल हैं तो 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जिसमें हवा नहीं लग रही होगी, तो बाकी के 16 तो बना सकते हो तुम। और उन 16 में से भी 8, 9, 10 सवाल तो ऐसे रहते हैं जो आपकी कैटेगरी ए में आते हैं, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करके जा रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो अगर ए प्लस बी अगर आप कर लो, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट के सवाल कर लो, तो आपकी बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी अगर आपने इस सेगमेंट के सवाल कर लिए। तो बॉटम लाइन यही है कि कौन कौन से चैप्टर पर आपको फोकस करना है वो मैंने बता दी है, और पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी वो मैंने बता दी। अगर इस चीज को आप फॉलो करोगे, रैंडमली अगर चले तो बर्बाद हो जाओगे। एक सवाल में अगर तुम फंस गए, उसमें बहुत टाइम दे दिया तुमने, तो आगे आने वाला आसान सवाल आपका इंतजार जो कर रहा था, नंबर देकर जा रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हमको करो हमको करो, हम नंबर दे रहे हैं, वो तुमने छोड़ दिया। तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेकर पेपर देने जा रहे हो, उस ज्ञान का इस्तेमाल कर लेना, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लेना, दिमाग के दरवाजे खोल के रखना कि कौन सा सवाल है। ये अगर तुमने एनालाइज कर लिया कि ये सवाल मुझे बर्बाद कर रहा है, या ये सवाल मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं तो कई बच्चे ऐसे देखे हैं बहुत बढ़िया तैयारी करके जाते हैं पेपर में, बस कहते हैं कि सर हम तो उस सवाल में फंस गए थे, हमसे तो सर वो आसान वाला सवाल सिली मिस्टेक से गलत हो गया। ऐसा होता है, इसलिए पहले से ये चीज़ तुमको जब पता है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो पता चली, तुमको पहले से ही पता है ये चीज़ें। मैं कोई अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको इस मूवमेंट पर याद दिलाने आया हूं कि भाई ऐसी सिली मिस्टेक मत करना, उन सवालों में मत फंसना जो फंसाने के लिए दिए जाते हैं। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी जो समय है, 4-5 दिन का जो आपका समय बचा है, बढ़िया से अपने हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखो, प्रॉपर नींद लो। ऐसा नहीं कि भाई हम जागते हुए जेईई एडवांस का पेपर दे आएंगे,
भाई वहां पे बहुत दिमाग तुमको चलाना पड़ेगा, हर डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और चिल्ला रही होगी, तुम समझ कुछ और रहे होगे, गलत करोगे तब भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसलिए बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को पढ़ना है और जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना वहां तक पहुंचना है। कई बार हम क्या है, क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, हम अपने ही डायरेक्शन में अपने ही दिमाग से सोचने लगते हैं ऐसा ऐसा कह रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे चलो, ऑप्शन को एनालाइज करो, ऑप्शन से भी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं, है ना। तो यही बातें मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छे से पेपर दो, डरने की कोई बात नहीं है ना। अगर पेपर टफ हुआ तो वो सबके लिए टफ होगा, इजी हुआ तो सबके लिए इजी होगा। हमारा काम क्या है, हमारे हाथ में क्या है, जाके अच्छे से पेपर देना और A+B के सारे सवाल अगर सही कर दिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर A+B के भी 1 2 4 नहीं बने तो भी टेंशन नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हो उसका चुनाव सही होना चाहिए और वो आपसे एक बार में बन जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए और आई होप होगी भी, है ना। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सभी लोगों को, जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या बाहर से भी हैं, जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से आप परफॉर्म करो, है ना, और सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।